देखिए बीपीएससी मेंस जीएस, तो जीएस पेपर फर्स्ट में तो आप लोगों ने देखा ही था, कुछ चीजें पढ़े थे वहां पे हमने। ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। जीएस पेपर सेकंड, बीपीएससी का जो सिलेबस अपडेट किया है वो सिलेबस देखा था। काफी अच्छा सिलेबस है। हाँ, देखे थे। पुराना वाला निबंध वगैरह का जी। कुछ मेंशन ही नहीं करा है। और सिलेबस को थोड़ा सा वहां पे बढ़ाना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए अच्छे तरीके से कि कैसे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। दो लाइन में सिलेबस लिख देता है तो आश्चर्य लगता है। कमीशन का सिलेबस वो ऐसा नहीं सर, होना चाहिए क्या। मेंस के एडमिट कार्ड में बस देता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ के जाना है बस। हाँ, इतना कि शॉर्ट आज नहीं होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस का मतलब है कि थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, वो इसका मतलब पूरा सिलेबस है। आपको क्या पढ़ना है वो पूरा क्या है, सिलेबस ही तो है जो आपको गाइड करता है। तो आप जीएस पेपर सेकंड में, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। फर्स्ट में तो आप लोग को पता है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, दूसरा हमारा करंट सेक्शन है और तीसरा स्टैटिस्टिक है। और यहाँ पे हमारा एक जीएस पेपर सेकंड में पहला है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। दूसरा है इको एंड ज्योग्राफी, जियोग्राफी। और तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीन सेक्शन है आपके। पहले जो आप पेपर देते थे तो यहाँ से तीन क्वेश्चन, यहाँ से तीन क्वेश्चन और तीन, ये दो क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन होता था। लेकिन हमने देखा कि 68 से क्वेश्चन पैटर्न में चेंज किया, 68 से तो आगे भी यानी 69 और सो ऑन आगे इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। इसने ये करा कि जो आपके जीएस पेपर सेकंड, हम अभी इस क्लास में जीएस पेपर सेकंड की बात करें, और फर्स्ट में भी वही पैटर्न है। जीएस पेपर सेकंड में जो पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, ए बी और सी। तो पार्ट ए, आज हम पॉलिटी की बात करते हैं। देखो, पार्ट ए में ये पहले वाला क्लास का है, इसको डिलीट। पार्ट ए, इंडियन पॉलिटी। इसमें देखो जो पहले क्वेश्चन होते थे, तीनों क्वेश्चन आप देखेंगे कि बड़े क्वेश्चन होते थे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन ब्रेक किया है कि प्रत्येक पार्ट से, पार्ट ए बी और सी, तीनों पार्ट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उसकी पहला क्वेश्चन अनिवार्य किया है और उस क्वेश्चन को शॉर्ट किया है, मतलब कई सारे क्वेश्चन में उसे डिवाइड किया। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, इससे पहले हम इस बार का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया कि खंड या पार्ट सेक्शन, सेक्शन या सेक्शन है, कोई बात नहीं। तो जो सेक्शन हमारा फर्स्ट है, जिसे हमने वहां पे पार्ट ए बी सी कर दिया है, यहाँ देखो ये जो सेक्शन फर्स्ट है ये हमारा इंडियन पॉलिटी का है। इसमें पहले जो क्वेश्चन होता था कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा, फिर दूसरा तीसरा ऐसा होता था। लेकिन एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी सेक्शन में उसको ब्रेक करके पांच पांच क्वेश्चन बना दिया है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। देखो, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था पॉलिटी का, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षा। तो ये देखो, एनालाइज क्रिटिकली, ध्यान देना यहाँ पे केवल एनालाइज नहीं, सीधा लिखा है क्रिटिकली। डायनेमिक सेक्युलरिज्म, डायनेमिक सेक्युलरिज्म क्या है और भारत में क्यों डायनेमिक सेक्युलरिज्म है।
तो इसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। जैसे अगर हम भारत की धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो कई जगह से ये कहा जाता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्यकरण है या पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता को आत्मसात कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है कि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता कैसा है, क्या वो डायनेमिक है या स्टैटिक है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता वास्तविक में डायनेमिक है। और डायनेमिक है तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर है और उसकी क्या कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो बड़ा शॉर्ट में लिखना है, लेकिन हमें यहाँ पे जरूर दिखाना पड़ेगा कि स्टैटिक और डायनेमिक में जो अंतर होगा सेकुलरिज्म का क्या है, किस तरह से भारतीय जो सेकुलरिज्म है पाश्चात्य सेकुलरिज्म से अलग है। ठीक है, तो शॉर्ट में 8 नंबर का है, अच्छा क्वेश्चन है ये। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता, बात समझ रहे हो, इसको समझना है। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। और दूसरा देखो, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है एक काफी महत्वपूर्ण है। रीजनल पॉलिटिक्स या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगे जैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ जो राष्ट्र लेवल के पार्टी थे उसने अपनी जो क्या बोलते हैं उसकी जो वैधता था खोया है, और कुछ नई पार्टी राष्ट्र लेवल की पार्टी बनी है। जैसे आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है? नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी है। तो जब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रीजनल, यहाँ रीजनल पॉलिटिक्स है, ये मैं नहीं कह रहा। जैसे अब रीजनल पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछ सकता है तो शॉर्ट में ये भी पूछ सकता है कि किसी पार्टी का नेशनल पार्टी बनने के क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी बनने के कौन कौन से प्रावधान हो सकते हैं। जब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं ना, और कम नहीं है, 8-8 नंबर के, 8, 8 और 8 और 2 7-7 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। तो देखो इससे क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब है क्लास के साथ साथ न्यूज़पेपर को खूब पढ़िए। बात समझ रहे हैं, न्यूज़पेपर जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आज देखो, आज जो 22वां विधि आयोग का जो स्टेटमेंट था वो पढ़ा आप लोगों ने, समान नागरिक संहिता पे। 21वां विधि आयोग और 22वां विधि आयोग दोनों ने इसको कंटिन्यू बढ़ाया है। और सबसे बढ़कर के आपने जो अभी कहाँ का चुनाव हुआ था जहाँ पे कांग्रेस जीती है बीजेपी हारी? कर्नाटक। कर्नाटक। तो कर्नाटक में बीजेपी का एक इशू ही था समान नागरिक संहिता। और उत्तराखंड देखो इस पर, हाँ उत्तराखंड इस पर बढ़ भी रहा है। और आज का न्यूज़पेपर का हेडिंग था समान नागरिक संहिता। तो क्या है समान नागरिक संहिता, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके लॉस है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, क्योंकि छोटा सा चीज है, इसमें ज्यादा हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और बड़ा क्वेश्चन में पूछ दिया तो थोड़ा बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, हमारे पास एक मल्टीपल टॉपिक्स है जहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और न्यूज़पेपर को कंटिन्यू करने की जरूरत है कि कौन से मुद्दा उठ रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा कि न्यूज में अभी आपका जो न्यायपालिका से संबंधित है, खास करके जो न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जो प्रक्रिया है कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर के, उस पर खूब प्रश्न उठे थे। और आपने देखा कि मंत्रालय भी चेंज हुआ, किस तरह से किरण रिजिजू साहब को वहां से हटाया गया था। तो क्या थे मुद्दे, क्या है ये प्रक्रिया, ये सब चीजें करंट इशू भी थे और पॉलिटिकल इशू भी थे। तो उसको पॉलिटी में ना पूछ करके आपके करंट में पूछ लिया, जीएस पेपर फर्स्ट में पूछ लिया। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको जीएस पेपर फर्स्ट में नहीं पूछा जा सकता है, करंट के साथ पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है और काफी सतर्कता के साथ पढ़ना है। तो जब यहाँ पे रीजनल पॉलिटिक्स में किस तरह से उसकी भूमिका है क्षेत्रीय राजनीति का, तो हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए कि जब क्षेत्रीय राजनीति बढ़ रहे हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां क्या होती है, कैसे होती हैं, और राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां क्या होती है, कैसी होती है। और जब हम क्षेत्रीय पार्टी के बारे में पढ़ेंगे तो उसका ऑब्वियसली है कि वहां पे हम उसकी भूमिका पढ़ लेंगे। बात समझ रहे हो? तो शॉर्ट में इन चीजों को पढ़ लेंगे। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन था, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश
देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के चार्टर के रूप में है, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, तो हम किस तरह से हमारा डायरेक्शन है, ये हम जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, ठीक है, सकारात्मक निर्देश, तो वहां से क्लियर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन, आपसे क्या पूछा था, आप लोगों के जब पेपर हुआ था तो उसमें दोनों पूछ दिया था, समीक्षा और पुनरावलोकन, ये क्या रिव्यू और दोनों पूछ दिया था ना, न्यायिक सक्रियता और ये पुनरावलोकन दोनों। पुनरावलोकन। हाँ, दोनों पूछ दिया, यहाँ पे केवल पुनरावलोकन है, रिव्यू पूछा है। ठीक है, रिव्यू है यहाँ पे। तो देखो, ये इसका मतलब है एक ज्वलंत टॉपिक है जहां से बराबर क्वेश्चन रहे हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे आपकी बिहार से क्वेश्चन पूछा है कि बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीति संस्कृति में सुधार करा है। तो बिहार की राजनीति संस्कृति क्या है और क्या इसमें किस तरह का सुधार हुआ है और क्या कमियां है, बहुत कम पॉइंट में लिख करके हमें निकलना है, क्योंकि 7 नंबर के हैं। अब यहाँ पे देखो, आपके क्वेश्चन कितने हैं, 5, यहाँ 5 हैं, और ये 5 क्वेश्चन है। और जैसा कि हमने बताया कि टोटल क्वेश्चन हमें 8 लिखना होता था पहले, और मैं आप लोगों को बोलता था कि 400 से 500 के रेंज में आंसर लिखो, क्योंकि मार्क्स बड़े थे। कितने मार्क्स के थे, 38 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता था। लेकिन यहाँ पे अब हमें 500 शब्दों में ही 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, समझ रहे हो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, ये याद रखो आप लोग। यहाँ जो 8-8 नंबर के क्वेश्चन है, 105-7 चलेगा। ये नहीं है कि इमोशनली, अब जैसे हम लिख रहे हैं गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता कैसे कहेंगे, ये पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, कमियां विशेषता, बहुत सारे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हमें ये दिखा देना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को क्यों गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, डायनेमिक धर्मनिरपेक्षता क्यों कहते हैं, बनिस्पत यूरोप या पाश्चात्य जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी तुलना में, उसको थोड़ा सा पहले पैराग्राफ में बता करके, और इसकी कुछ जो प्रावधान है या इसकी कमियां है उसको 2-3 पॉइंट बना करके अलग अलग में हमें निकल जाना है। 100 शब्द का रेंज रखना है, और ये 500 शब्द से ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। जैसे इससे ज्यादा खींचने लगे तो इसका माइक ऑफ कर लीजिए, सिलेंडर माइक ऑफ कर, जैसे इससे ज्यादा आप सिलेंडर माइक ऑफ कर लीजिए। तो फिर ये होगा कि आप जो आगे जो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है आपके 38-38 नंबर के क्वेश्चन है, वो प्रभावित हो जाएगा। या तो साइंस तक जाते जाते एक क्वेश्चन छूट जाएगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि प्रत्येक सेक्शन में से आपको पहला 5 क्वेश्चन लिखना है शॉर्ट में। तो ध्यान रखना है कि हम किसी भी कीमत पे 500 ज्यादा है, हमारा बाउंड्री है, 500 शब्द को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, इन चीजों को हम शॉर्ट में लिखना सीखेंगे, कुछ चीजें हैं जिसको पूरा पूरा शॉर्ट में हम पढ़ेंगे। अब देखो, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, एक बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, ये एक स्टेटमेंट है। भारत में क्षेत्रीय परिषद की प्रकृति, ये हमारा एक पूरा टॉपिक ही है, क्षेत्रीय परिषद, उसका परिचय, उसकी जो विशेषता है, उसकी आलोचना या कमियां क्या है, उसे कैसे दूर करें, ये सब चीजें एक पूरा टॉपिक हो जाएगा। और इसी में और करके क्वेश्चन था कि जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। ये क्वेश्चन का पूरा पूरा उम्मीद था मुझको आएगा, क्योंकि जो जातीय जनगणना की जो बात चल रही थी ना, आप लोगों ने देखा, उस पर केस भी हुआ और स्टे भी लगा है अभी। तो जो इसके कारण जो भारतीय राजनीति में जाति, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण था, और पूछ भी दिया कि भारतीय जो जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं, क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है? ठीक है, देखो क्वेश्चंस कितने अच्छे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, और इसके पहले क्वेश्चन में ही देख लो, डिवाइड करा है 19+19। इसका मतलब क्या है, एक पार्ट क्वेश्चन का क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं, एक सेक्शन है, इसको जस्टिफाई करना है। अगर ये कमजोर हो गया
तो 19 में आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, भारत में क्षेत्रीय परिषद की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपर्युक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चंस के कहीं ना कहीं दो पार्ट है और हमें उस दो पार्ट को ढूंढना भी पड़ेगा। और यहीं पे देख लो, जैसे राजनीति, तो भारतीय जाति भारतीय राजनीति में भूमिका निभाती है, तो राजनीति में जाति या जाति में राजनीति, दोनों एक कहें तो एक दूसरे का, जो एक सिक्का का एक दूसरे का पहलू हो जाता है, इस तरह की बात आती है। अब दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है क्या? वास्तविक में इसके कामकाज में बदलाव आया है? मतलब अब राजनीति में जाति का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है? क्या वो दशकों में जो पुरानी जो परंपरा थी वही परंपरा है या उसको चेंज किया गया है? इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन था आपका जो 38 मार्क्स का है, इसमें देखो क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब एक टॉपिक ही हमारा होगा कि चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया, तो वहां पे चुनाव से संबंधित सुधार, कमियां, उस कमियों को दूर करना या वर्तमान परिप्रेक्ष्य, सारे चीज को हम देख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, देखो, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे कितना लीड कर जाएगा स्टूडेंट, कह रहा है भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुछ लोग होंगे जो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही लिखेंगे, और जिसने न्यूज पढ़ा है उसने केवल एक लाइन लिख दिया कि चुनाव आयोग केवल भारत के चुनाव के लिए नहीं बल्कि विदेश के लेवल पर भी चुनाव ऑर्गेनाइज करने के लिए, समझ रहे हो, चर्चा में रहा है, या इसकी जो विशेषता है या इसकी जो गुण है वो लोगों के सामने में आया है। क्या भारतीय चुनाव आयोग ने विदेश में चुनाव करवाने का भूमिका निभाया है? पता है? जी सर, उसको मिला था ये अरब कंट्री में शायद तो यूएई या कहीं का। तो जब इस पॉइंट को आप लिख देंगे तो वो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, लीड करेंगे, कोट एंड कोट करके लिख देना ऐसे पॉइंट को, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन देखो, ये नहीं कह रहा भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत में तो भूमिका निभाई, हमें ज्यादा नहीं लिखना है कि इसने इस देश में ऐसे ऐसे चुनाव करवाया, केवल एक लाइन लिख देना है, ठीक है? कि इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका को केवल भारत के स्तर पे नहीं बल्कि इसकी भूमिका को विदेश के स्तर पे भी चुनाव कराने के संबंध में देखा जा सकता है। बस एक लाइन होगी, ज्यादा हमें बात नहीं बनाना है, वहां पे बस कोट एंड कोट कर देना है। इससे जो क्वेश्चन कॉपी आपकी जो चेक कर रहा है उनको पता है कि आपका नॉलेज ब्रॉड लेवल का है, आपने पढ़ा है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग केवल देश में चुनाव नहीं करवा रहा, विदेश में भी करवाया है और वहां भी लोकप्रियता हासिल किया है। इसके बाद देखो, दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। दशकों से, ये नहीं कह रहा है कि अभी हाल फिलहाल, पहले कैसी कमियां थी, बाद में कैसे सुधार किया गया, और क्या अभी भी कुछ ऐसी कमियां है जिसकी आलोचना की जा सकती है। इन तमाम चीजों को हमें देखना है। एक लास्ट है हमारा, कह रहा है कि बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनावों के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है। देखो, कई पार्ट है क्वेश्चन के, और सभी पार्ट को अगर आप खोलते हो, और हमें ज्यादा से ज्यादा 400 शब्द से, क्योंकि 8 क्वेश्चंस हैं टोटल, मान लो एक क्वेश्चन में 5 है, उसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन ही पांचों को मिलाकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना रहा हूं। इस तरह से हमें 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन को अगर हम 400-450 शब्द में लिखे, देखो हमें लिखना है 3500 वर्ड्स, ध्यान रखना, इतना तक जाने की कोशिश करना है। 3500 शब्द तक में कॉपी भर जाती है, ठीक है? और अच्छा खासा आंसर आपका लिखा जाएगा, क्योंकि देखो 38 मार्क्स के क्वेश्चन है। 38 मार्क्स के क्वेश्चन में 4-5 पार्ट है, तो 4-5 पार्ट आप लिखोगे तो ऑब्वियसली आप 100 शब्द तक लिखोगे, तो भी आप 400 शब्द तक आराम से चले जाओ, ठीक है? तो 4-4 8 और 8-8 1600 शब्द का ऐसे हो गया। 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और 400, मतलब समझ में आ रहा है? देखो 400 का गुना कर दो 2 पॉलिटी का, 400 गुना कर दो 2 ज्योग्राफी और इकोनॉमी का, और 400 का गुना कर दो 1, ठीक है? तो क्वेश्चन टोटल कितना हो गया? ये जो 5 क्वेश्चन है आपको
ये 400 शब्द में लिखना है, तो 4×5 = 20, समझ रहे हो? 20 यानी कि 2000 शब्द आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन से आ गए, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में कितने हैं? तीनों पार्ट से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तीनों पार्ट के हाँ 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, जी और यहाँ 5-5 क्वेश्चन होंगे। तो प्रत्येक का अगर आप 100 शब्द में लिख रहे हैं तो 500 शब्द है कि नहीं? 500 × 3 यानी 1500 शब्द आप यहां से उठा लिए। दोनों मिलाकर के आपके कितने हो गए? 2000 और 1500 3500 शब्द। समझ में आया? सबको समझ में आया ये बात? सर हर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस बनाने होते हैं? हर क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंडेटरी है, उसके अलावा सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनाने हैं। हाँ, मैं वो समझा दे रहा हूं, अभी एक बार और उस पे आते हैं। देखो, जैसे हमारा जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए मतलब सेक्शन फर्स्ट। जब मैंने पार्ट लिखा है, ये सेक्शन फर्स्ट है इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी है कि अटेम्प्ट करना ही है, और इसमें क्वेश्चन 5 पार्ट में बांट दिया है, शॉर्ट कर दिया, ABCD और E, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखे, ठीक है। जैसे इसका था 8 नंबर का वेटेज दिया था, 3 को 8 नंबर का वेटेज दिया था, और 2 को 7-7 नंबर का वेटेज दिया था। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन, हमारा टारगेट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में हम 100 शब्द से आगे नहीं बढ़े। लिमिटेशन हमारा रहेगा 100 शब्द, ठीक है। और इस तरह से हमें काउंट कर लेना है 5 का, यानी कि 500 शब्द हम यहां तक रहे। इससे ज्यादा गए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका डैमेज हो जाएगा, ये याद रखना है। समझ रहे हो? शॉर्ट क्वेश्चन में 100 से कम शब्द भी जाएगा, चलेगा, अगर आपने अच्छा चीजें जो पॉइंट्स है फोकस करके सीधा सीधा आपने लिख दिया। 100 शब्द से कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी पक्ष, क्योंकि एक क्वेश्चन में देख रहे हो कितने सारे टेल जुड़े हुए हैं, और उस टेल को याद नहीं रखा, कुछ भी छूट गया, तो वहां पे बड़ा लेवल का मार्क्स डैमेज होगा। समझ रहे हो ना? अभी आपने देखा जैसे क्वेश्चन मैंने क्या बोला, देखो एक क्वेश्चन में कितने सारे टेल जोड़ा है उन्होंने। इसी क्वेश्चन में देख लो, अगर हम इसका और वाला ना पढ़े तो क्या है, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक पार्ट। दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा, बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनावों के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए, एक ये हो गया। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है, एक पार्ट ये हो गया। समझ रहे हो? 4 पार्ट है क्वेश्चन के, और चारों पार्ट को अगर 100 में लिखोगे तो आराम से हमारे 400 शब्द निकल के आ जाएगा। कोई भी पार्ट छूट गया, लोग हल्के में ले लेगा, चुनाव आयोग देखेगा चुनाव आयोग है, फटाक से चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली सब कुछ लिख दिया। यहाँ पे वेटेज कौन लेगा? जो अंडरलाइन करके लिखेगा, और उसको पता है कि हमें किन किन चीजों को लिखना है। समझ रहे हो? सारे पॉइंट मेंशन होने, 4 पार्ट है क्वेश्चन के, चारों पार्ट के आंसर कॉपी में क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए, तब जाकर के उसको 38 में से अच्छा खासा नंबर मिलेगा। और में क्वेश्चन क्या था देख लो, ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख करिए। मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स का जो तैयारी करने वाले बच्चे थे पहले, वो राज्यसभा के बारे में नहीं पढ़ते रहे हों इतना ज्यादा जैसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें संसद भी पढ़ना है, तो संसद में राज्यसभा लोकसभा के बारे में विशेषता वैसे हमने जब भी पढ़ाया है तो पढ़ाया है इसको, और हमें बिहार के बारे में भी पढ़ना है, विधानसभा और विधान परिषद। समझ रहे हो? जब यहाँ पे राज्यसभा की संरचना पूछ सकता है तो बिहार विधानसभा की संरचना क्यों नहीं पूछ सकता है? 100 क्वेश्चन में पूछ दे। समझ रहे हैं? तो हमें अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा करके पढ़ना है, इसीलिए अब पढ़ाने का जो वेटेज है ना, वो टीचर पे भी एक बर्डन हुआ है, और स्टूडेंट को अब ये नहीं है कि पहले जो आप 6-7 लोग कहते थे कि 6-7 क्वेश्चन गेस कर लिए और जाकर के लिख देते थे, 3 क्वेश्चन मिल जाता था। अब वो सिक्योरिटी थोड़ा सा क्या हो गया है, डैमेज हुआ है, और अच्छा है ये चीज, ठीक है।
इसी तरह से हम बात करेंगे जब ज्योग्राफी और इस सेक्शन पे आएंगे, इकोनॉमिक सेक्शन पे और साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्शन पे, तब क्वेश्चन भी देख लेंगे और उस पर चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है, आज इंडियन पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है विशेष करके, उसका एक ब्रीफ, एक छोटा नोट लिखते हैं सिलेबस का, उसमें बाद में हम उसको ब्रीफ करेंगे, उसको फैलाएंगे कि क्या क्या वहां से हम टॉपिक बना सकते हैं, सब टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, चलो लिखो इंडियन पॉलिटी में। देखो हम शुरू करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना से। प्रस्तावना, इसके जो भी पक्ष है हम इसको समझ लेंगे। पहला टॉपिक प्रस्तावना से शुरू करेंगे। और दूसरा, जैसे देखो आपके पास इंडियन पॉलिटी के लिए बुक होगा, TMH लक्ष्मीकांत वाली किताब है आप लोगों के पास, नहीं है तो ले लेना, या कोई अच्छी किताब अगर है तो कोई बात नहीं। प्रस्तावना के बाद देखो अब एक लिख लो, नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता और इससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं या जो भी डिबेट रहा है उसको भी हम इस टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। एक हम टॉपिक लिख ले रहे हैं, बाद में हम जैसे जैसे प्रस्तावना एक टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें क्या प्रश्न बन सकता है, कैसे हमें उसमें लिखना है, तो वो सब चीजें हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा एक बड़ा टॉपिक बनता है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो मन में आए लिख लो, मूल अधिकार। इसमें कई सारे पक्ष हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसमें जैसे मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति, खास करके अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 21 है, और खास करके जो आजकल कई सारे ऐसे इच्छा मृत्यु है, और जैसे कैसे कॉलेज वगैरह में परिधान को लेकर के काफी डिबेट रहा है, तो क्या वो मौलिक अधिकार के तहत आएगा या नहीं आएगा। जैसे बुर्का का जो विवाद था, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हम वहां पे मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तो कई सारे करंट फैक्ट को भी जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है उन चीजों को हम वहां लेकर के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। ठीक है, मूल अधिकार। देखो इसके बाद जो हमारा एक बड़ा टॉपिक बनेगा वो राज्य के नीति निदेशक तत्व। लिख लो, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी जो हमने चर्चा किया 21वां और 22वां विधि आयोग के बारे में, कि दोनों का टारगेट रहा है इस पे सर्वेक्षण करवाने का। 22वां विधि आयोग ने भी, आज की न्यूज़पेपर में देखा होगा आप लोगों ने, खास करके यहाँ पे समान नागरिक संहिता, ये स्टार क्वेश्चन होगा हमारा। समान नागरिक संहिता क्या है, इसकी क्या फायदे, क्या नुकसान, नकारात्मक सकारात्मक पक्ष और कंक्लूजन, सब कुछ। और इसमें और सारे आएगा, जैसे त्रिपद तलाक है, खास करके जो गोमांस निषेध करके जो एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, तो क्या क्या इशू है उसका, वो किस तरह से नीति निर्देशक तत्व में कहाँ आता है। तो ये सब जो करंट से जुड़े हुए इशू है, इसका हम टॉपिक बनाएंगे जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो, और वहां पे इस तमाम चीजों को हम क्या कर लेंगे, एक बार डिटेल से देख लेंगे। तो ये एक हमारा बड़ा टॉपिक होगा नीति निर्देशक तत्वों का। इसके बाद देखो नीति निर्देशक तत्वों के बाद हमारे पास मूल अधिकार राज्य की नीति। देखो मूल कर्तव्य एक छोटा सा टॉपिक है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मूल कर्तव्य, क्योंकि अब जो 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट कर दिया है ना, तो वहां कहा नहीं जा सकता क्या पूछेगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक शॉर्ट नोट बना करके, मतलब 150 शब्द का, वहां पे आप लोग इसको काम कर लेंगे या मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद मूल कर्तव्य के बाद हमारा एक मेजर टॉपिक बनेगा, ये स्टार टॉपिक बनेगा, संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन, इस पर भी काफी विवाद रहा है। तो हम संविधान संशोधन के जो भी पक्ष हैं और कौन कौन से संविधान संशोधन हाल फिलहाल में हुए और जिसपे विवाद रहा, ठीक है, तो वहां पे हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जैसे टॉपिक में अब हम आ जाएंगे, ये मूल कर्तव्य वगैरह हो गया। अब जैसे देखो, हमारे लिए अगर हम एक हमारा जो काफी ज्वलंत टॉपिक होगा, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लिख लो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन से इस पे क्वेश्चन बनेंगे या कौन कौन से टॉपिक होगा, वहां पे सब टॉपिक डिसाइड कर लेंगे। ये मेजर टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। इसी में राज्य पुनर्गठन वगैरह कई सारे मुद्दा यहाँ पे आ जाएगा, और खास करके जो जीएसटी वगैरह का जो मुद्दा रहा था उसको शॉर्ट में हम ब्रीफ नोट बना लेंगे। भी कई सारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे केंद्र राज्य संबंध में छोटे छोटे चीजें हैं जो करंट में रहता है, जैसे नदी जल विवाद हो गया, तो उसको लेकर के भी शॉर्ट नोट बना लेंगे। अगर ये सब चीजें हम देखेंगे न्यूज़पेपर के साथ, न्यूज़पेपर में केंद्र राज्य संबंध में देखो एक संवैधानिक प्रोसेस तो है ही, पूरा हम उसको करेंगे, और बाद में हम न्यूज़पेपर में देखेंगे कि केंद्र राज्य संविधान संबंध में जो संवैधानिक प्रोसेस है उससे संबंधित कौन कौन से मुद्दे आए हैं करंट में, कुछ ऐसा इशू राइज किया है, तो उन चीजों को हमें क्या करना है, फोकस करके रखना है। बात समझ रहे हो? तो एक तो जनरल वे में हम केंद्र राज्य संबंध को पढ़ लेंगे, और बाद बाकी चीज जो करंट से रिलेटेड चीजें जो होता रहेगा उन चीजों को हम या तो न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोगों को भेज देंगे कि ये कहाँ ऐड कर सकते हो आप लोग, या फिर हम जब करंट देखेंगे तो वहां पे उन चीजों को हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो केंद्र राज्य संबंध, इसी में राज्य पुनर्गठन वगैरह हो जाएगा। अब देखो एक बड़ा टॉपिक बनाते हैं केंद्र में, केंद्र को लेकर के। ठीक है, तो केंद्र को लेकर के हम एक बड़ा टॉपिक बनाएंगे, जहां पे एक तो लिख लो संसद, संसद और संसदीय प्रणाली, संसद और संसदीय प्रणाली। और संसद में यहीं पर हम दोनों हाउस के बारे में पढ़ लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, जो आपके क्वेश्चन थे, लोकसभा राज्यसभा। और दूसरा हम कर लेंगे यहीं पर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में खास करके हम यहां पर पढ़ लेंगे एक, तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। दूसरा प्रधानमंत्री, और तीसरा मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, इसको यहां पे हम लोग केंद्र में ये पढ़ लेंगे। इसी तरह से जब हम केंद्र सरकार केंद्र का पढ़ेंगे, उसके बाद इसी तरह से हम राज्य के बारे में पढ़ लेंगे, एक टॉपिक बनाएंगे राज्य से रिलेटेड। तो राज्य में एक हमारा हो जाएगा बिहार का, हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो बिहार में यहाँ पे हमारे लिए क्या आ जाएगा, विधानसभा, और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। दूसरा राज्य सरकार, यहां पे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है राज्यपाल। दूसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री,
और तीसरा हो जाएगा मंत्री परिषद, इसी तरह से। ठीक है, मंत्री परिषद। जब हम सरकार की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ एक ये जो पिछले क्लास में पढ़ाया था ना, उसे उसका नोट है। देखो, जैसे सरकार के बारे में हमने पढ़ा, तो सरकार के साथ साथ यहीं पर एक और सरकार की बात कर लेंगे, और वो है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार। और यहीं पे जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन है और सहकारी समितियां वगैरह जो है, वो सब के बारे में यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, हमारा एक मेजर टॉपिक बनेगा। जो मेजर टॉपिक है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। और न्यायपालिका में काफी सारे यहाँ पे टॉपिक बन के आएगा। यहाँ पे एक तो सबसे पहले न्यायिक सक्रियता, पुनरावलोकन। न्यायिक सक्रियता, अभी मैं बोल देता हूं, बाद में हम लिख लेंगे, ठीक है, जब टॉपिक शुरू करेंगे। और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखो, और जो एक सीधा सीधा एक टॉपिक बना लो, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिख लो न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका। देखो, ये सब चीजें जो है ना, कि न्यायपालिका कार्यपालिका में क्या डिबेट चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे पर चल रहा है, ये सब काफी करंट से जुड़ा हुआ इशू है। ठीक है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति, और यहीं पे हम कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में पढ़ लेंगे। तो एक पॉइंट बना लो, कॉलेजियम व्यवस्था। कई सारे पक्ष, अन्य पक्ष इसके खुल जाएंगे। ठीक है, तो इतना अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और ये सब काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट एक लिख लो, न्यायपालिका हो गया, और केंद्र राज्य संबंध, अंतरराज्यीय न्यायपालिका, राष्ट्रपति हो गया। और वहां जो केंद्र में हम जब ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़े हैं ना, वहां पे एक छोटा सा लिख लेना। साथ के साथ, उसी के साथ हम उपराष्ट्रपति के बारे में बता देंगे, उसका छोटा सा नोट लिख लेना आप लोग। और प्रधानमंत्री हमारा हो गया, मंत्री परिषद हो गया, संसद हमने कर लिए, न्यायपालिका हो गया, राज्यपाल हमने वहां कर लिया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्य परिषद हो गया, विधानमंडल और विधान परिषद हमने वहां पे लिख लिया। हाँ, एक टॉपिक न्यायपालिका हो गया। अब लिखो चुनाव से आ जाओ। पंचायती राज हमने कर लिया, तो एक मेजर टॉपिक है, लिख लो चुनाव प्रणाली। चुनाव, अब देखो, चुनाव से जुड़ा हुआ यहाँ पे सारे चीज आ जाएगा। चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए हैं, या जो हमने जो क्वेश्चन देखा था ना, सीधा सीधा जो चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या कमियां है, छोटा छोटा चीज भी, जैसे चुनावी बॉन्ड क्या है, आप लोगों से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ रहे हो, चुनावी बॉन्ड। तो ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों को भी पढ़ते रहना है। अब जैसे लोकसभा, राज्यसभा, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा कि राज्यसभा की चुनाव प्रणाली को स्पष्ट करें। बात समझ रहे हैं? ब्रीफ नोट में क्यों नहीं पूछ सकता है?
क्या गलत कह रहा हूं? तो इस तरह से ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे चुनाव से जुड़े हुए कई सारे हम इन चीजों में देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चुनाव हो गया हमारा। हाँ, जैसे शॉर्ट नोट में ईवीएम मशीन का विवाद क्या है, क्यों रहा है, ऐसे क्वेश्चन होगा। नोटा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में। क्या नोटा भारतीय लोकतंत्र के लिए सही है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि जंग करके लोगों ने नोटा का प्रयोग किया था, याद है? जी सर। हाँ, तो क्या क्वेश्चन सीधा बना देगा कि नोटा क्या है, क्या इसका भारतीय लोकतंत्र पे नकारात्मक असर होगा या नहीं होगा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन वो बना सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाएगा। तो चुनाव हो गया हमारा। और कुछ छूटा तो ये बताओ। ये चुनाव ये सब इलेक्ट्रॉनिक, ये जो ये चुनावी बॉन्ड जो चुनाव में लिख होता है लो। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। निर्वाचन आयोग लिख लो, निर्वाचन आयोग करके टॉपिक है। आयोग, इसी से जुड़े हुए सब चीज हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, निर्वाचन आयोग का हो ही गया हमारा। देखो, एक और टॉपिक लिख लो जो क्वेश्चन बना सकता है, खास करके इस पे। ये हम केंद्र राज्य संबंध में वहां पे पढ़ेंगे, तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में ही पढ़ लेंगे, लेकिन एक अलग से बना लो, वित्त आयोग। वित्त आयोग, ये केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ेंगे ना, तो वहीं पे मैं वित्त आयोग का क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और कुछ जो और कुछ टॉपिक हमारा जो बचेगा, जिसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना हो सकती है, तो वहां से हम देख लेंगे। अब जैसे लिख लो कुछ अन्य पक्ष में, अन्य में लिख लो, अन्य में। अन्य पक्ष में जैसे लिख लो नीति आयोग, नीति आयोग। इस पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है आप लोगों से। और दूसरा लिख लो जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, राजनीति में जाति। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक काफी इसी में हम जातीय जनगणना के बारे में एक टॉपिक ही लिख लो, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना। एक अन्य में एक और जो जुड़ा हुआ करंट से रिलेटेड है, जैसे आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण खूब विवाद में रहता है का मुद्दा। इसके बाद आरक्षण हो गया। और यहीं पे एक जो लोकपाल करके जो विधेयक, ये भी खूब चर्चा में रहा था, हालांकि पुराना हो गया। लोकपाल, ठीक है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और लोकपाल। और लिख दो अन्य जो करंट से जुड़े हुए इशू आएंगे, उसको भी हम इतना में समाहित करते चलेंगे। ठीक है, अब बताओ, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ छूटा है सिलेबस में? नो सर। देखो, अल्टरनेट क्लासेस होगी। मैंने पहले बताया था कि एक रोज जो क्लास हम रखेंगे जीएस पेपर फर्स्ट का, और एक रोज रखेंगे जीएस पेपर सेकंड का। तो जीएस पेपर फर्स्ट का हमने क्या एमडब्ल्यूएफ रखा है ना, एमडब्ल्यूएफ। और जीएस पेपर सेकंड के लिए टीटीएस। ठीक है, जीएस पेपर सेकंड टीटीएस है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और ये है
जीएस पेपर फर्स्ट MW मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा, आज तो थर्सडे है, सैटरडे को जो क्लास होगा तो हम पहला टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, प्रस्तावना, है ना। तो प्रस्तावना, और प्रस्तावना में जो कुछ तत्व है इसके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कुछ पूछा है बीपीएससी, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी आप लोग लिख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है। मैं तो देख ही लूंगा, साथ के साथ आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक होगा आप लोगों के पास में, तो एक बार क्वेश्चन देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित आए, ठीक है। और अभी कौन कौन से इशू प्रस्तावना से संबंधित है वो हम नेक्स्ट क्लास में इस पे पूरा टॉपिक इसका हम क्लियर कर लेंगे। और ज्यादा नहीं, एक ब्रीफ नोट और क्वेश्चन आंसर के तौर पे कोशिश करेंगे हम पढ़े। नागरिकता, देखो नागरिकता इतना ज्वलंत इशू अभी है नहीं। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत है, उस पर हम जब डिस्कशन करेंगे। और नीति निदेशक तत्व में मैंने बताया कि समान नागरिक संहिता, समझ ही जाओ कि ये पेपर में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मुझे लग रहा है। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वो होना ही चाहिए, लेकिन जैसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए, समान नागरिक संहिता, ठीक है। क्योंकि अभी कर्नाटक चुनाव में भी रहा है, और अभी बताया कि विधि आयोग ने दोबारा इस पे चर्चा छेड़ दिया है देश में। न्यूज़पेपर देखा था कि नहीं आज का? किसी ने नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर? आज पेपर नहीं देख पाया, नहीं। बड़ा अच्छा किया। और कोई? न्यूज़पेपर देखने की जरूरत क्या है, लास्ट में एक मैगजीन तो देख ही लेते हैं क्या। ये गलत चीज है, ये इस चीज को छोड़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। ये अब जो बीपीएससी को जो पहले हल्के में लेते थे ना लोग, प्री हो चाहे मेंस हो, अब उसको हल्का में लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। करंट देखा था ना, बीपीएससी का करंट देखा था। एक तो सीधा सीधा पॉलिटी का क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर का, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कंटिन्यू न्यूज़पेपर के साथ नहीं जुड़े रहेंगे तो उसको हवा भी नहीं लगा होगा, ठीक है। प्रणाम सर। क्या? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। अभी सो के उठे हैं क्या? क्या क्लास में थी? नहीं सर, सो के नहीं उठी हूँ। चलो, सबको समझ में आ गया ना कि कैसे हमारा टॉपिक क्या क्या होगा, ठीक है। तो अब आप लोग नई कॉपी बनाइए, और उस कॉपी में सबसे पहले सर जितना, सोच रहे थे, हाँ बोलिए। अगर न्यूज पेपर पढ़ा जाए तो उसमें कुछ नोट भी किया जाए, क्या नोट किया जाए उसमें से, मतलब कुछ अ, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपके लिए क्या यूजफुल है, क्योंकि आपने पेपर दिया है पहले, ठीक है। तो आप चाहें तो एक कॉपी बना सकती हैं और उसमें कुछ चीजों को लिख सकते हैं। और अगर उतना नहीं, जैसे अभी जो विधि आयोग का था समान नागरिक संहिता पे, कि किस तरह से जनमत संग्रह करवाया जाए, क्या होगा, तो क्या है समान नागरिक संहिता, क्यों विधि आयोग का स्टेटमेंट क्या है, सीधा सीधा विधि आयोग का स्टेटमेंट का क्वेश्चन उठा देगा। जैसे आपने देखा कि न्यायपालिका पे जो कटाक्ष था, एक तरह से हम कहेंगे, खास करके जो न्यायिक नियुक्तियों पे लेकर के न्यायपालिका में नियुक्ति व्यवस्था पर, तो सीधा सीधा ऐसे लगा था कि किसी का स्टेटमेंट उठा करके क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन देखा था ना जीएस, इसमें फर्स्ट में जो करंट की बात कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा डिबेट से क्वेश्चन था, और ये डिबेट खूब उठा था। चाहे वो उप राष्ट्रपति जी का हो, जो राजस्थान में उस पर स्पीच भी दिया था उन्होंने, याद होगा आप लोगों को, और किरण रिजिजू साहब ने तो बराबर एक युद्ध ही छेड़ दिया था इस पर। तो सीधा सीधा वो ऐसे मुद्दे उभर करके आ गया। अब देखो 21वां के बाद 22वां विधि आयोग ने भी एक इशू छोड़ दिया, समान नागरिक संहिता वाला। तो ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं, समझ रहे हो। तो ये आपको समझ में आएगा। कुछ नेशनल इंटरनेशनल इशू होता है, जैसे आज का जनसत्ता में आज का एडिटोरियल बड़ा अच्छा था आपका पर्यटन पे, तो उस एडिटोरियल को या तो कॉपी कर लें, या फिर उसमें से जो कुछ कुछ पर्यटन क्या है,
पर्यटन की कितना क्या खामियां हैं, भारत में पर्यटन की क्या स्थिति है, कितना विदेशी पर्यटन, कितना विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व के कितने पर्यटन अगर विदेश सभी दुनिया में जाते हैं तो उसका कितना प्रतिशत विदेशी पर्यटन भारत में आते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट है, लिख लिया। और बाद में उसको क्या कर लिया, बिहार के साथ पर्यटन एक पॉइंट बना लिया कि बिहार में पर्यटन की क्या स्थिति है, इकोनॉमी में कितना उसका योगदान है, कितना राज्य से या देश से लोग आते हैं और कितना विदेशी पर्यटन आते हैं, वो लिख दिया। केवल 2-4 आंकड़े वहां का दे दिया और नेशनल आंकड़े दे दिया। और उसके बाद आप पर्यटन की समस्या, पर्यटन से लाभ, ये सब तो मन से बना सकते हैं। याद करना क्या है, आंकड़ा। बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में जब इस तरह के आंकड़े आएंगे, उसकी अर्थव्यवस्था में कितना, कहेंगे अर्थव्यवस्था में योगदान है, वो सब बात बनाएगा। लेकिन आप लिख देते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था में है, बजट और इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हैं तो वहां पे बजट में तो प्रावधान होता है, इकोनॉमी सर्वे पढ़ोगे तो लिखा रहेगा कि कितना योगदान है। आपने वहां से पॉइंट उठाया कि बिहार की अर्थव्यवस्था में बिहार के पर्यटन का इतना योगदान है। वहीं भारतीय स्तर पे पर्यटन का क्या योगदान है आपने वहां से लिख लिया है। तो वहीं करके आप एक साथ, जैसे बिहार, भारत, या पहले भारत फिर बिहार, फिर भारत फिर बिहार, विश्व में भारत का पर्यटन में इतना स्थान है और इस पर्यटन में बिहार के पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विश्व से आने वाले वैश्विक पर्यटन में भारत में आने वाले जो वैश्विक पर्यटनों की संख्या करीब 1.67 के आसपास है, इतना है। उसमें से अधिकांश बिहार में भी विजिट करते हैं, आपने लिख दिया। खास करके जो बौद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो अब आप कितना विदेशी, अब वहीं पे लिख देंगे कि विदेशी पर्यटक कितने आए बिहार में इस साल, उससे कितना फायदा हुआ बिहार सरकार को। तो ये सब चीजें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना। तो वो आपकी इकोनॉमी सेक्शन का हो गया, क्योंकि पर्यटन उद्योग बिहार के लिए रोजगार सृजन करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और बिहार में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो है रोजगार का, समझ रहे हो। अगर एक पर्यटन, एक क्षेत्र, अगर एक मंदिर का ही लेते हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाए तो सिर्फ उस मंदिर के लिए ही एक रोजगार, और मंदिर से जुड़े हुए लोगों को ही रोजगार नहीं मिलता। आसपास कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, होटल बनता है, फूल माला, प्रसाद, ऐसी सामान बेचने वाले को रोजगार मिलता है। बात समझ रहे हो। टूर ट्रेवल्स वाले को क्या मिल जाता है, कुछ रोजगार मिल जाता है, लोगों का आना जाना बन जाता है वहां से। एक सेंटर बनने से कई सारे रोजगार के माध्यम क्या हो जाते हैं, वहां पे खुल जाता है, होटल्स, ये सारी चीजें क्या होता है। तो इससे हम अगर जिस तरह से एक बिहार प्राचीनतम जगह रहा है और बहुत सारे धार्मिक और हम कहेंगे कि नॉन रिलीजियस प्लेस भी ऐसे हैं जो दर्शनीय है, और इन चीजों को बढ़ाया जाए तो काफी मजा आएगा। मेरा जो पीएचडी का रिसर्च होगा उसमें मैंने टॉपिक यही लिया है, खास करके जो अभी जो रामपथ रामायणा से जोड़ करके जो है, इसके बाद जैनिज्म और बौद्धिज्म, ये जो खास करके जो धर्म से जुड़े हुए पथ जो बनाए गए, उससे रिलेटेड जो प्राचीन काल से हमने उस चीजों को उठाना है और उसको ये देखना है कि वर्तमान समय में कुछ उससे बियॉन्ड भी लिखूंगा कि किस तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है और क्या क्या कमियां है। ये रिसर्च पेपर में नहीं होगा, ये बियॉन्ड रिसर्च होगा, एक अलग लेख होगा उसमें। और इसको कैसे कैसे उस कमियों को कैसे सुधारा जाए ताकि आने वाला समय में और ये काफी जो टूरिज्म है, एक रोजगार का और बिहार की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सके। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है ये सब। तो जब न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एडिटोरियल में सारा जो आए वो नहीं पढ़ना है, जैसे टॉपिक पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मेरे एग्जाम के व्यू से सही है। ठीक है, तो 1-2 न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, फटाफट देखो, जो महत्वपूर्ण है उसको एक बार पढ़ लिया, कुछ लिखने का है लिख लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं कि बाद में अगर वो रखा ही रह जाता है, अगर पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो रखा रह जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, पढ़ने के साथ साथ उसको नोट कर लो, ठीक है, आगे वो रिवीजन में आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास आपका जीएस सेकेंड का सैटरडे को रखेंगे। ठीक है, वहां पे हम टॉपिक पे आ जाएंगे और कल जीएस पेपर फर्स्ट का क्लास रखूंगा और
जीएस इन लोगों का जो प्री के लिए जो क्लास चल रहा है साक्षी, वो आप लोगों का क्लास कंटिन्यू रहेगा। आज फिर 9:15 वो क्लास रखूंगा, ठीक है। सिर में दर्द ठीक है सर, बोले थे कि ये वाला क्लास 8 बजे करना तो मेरे लिए थोड़ा सुविधा होता। क्या प्री वाला क्लास थोड़ा लेट कर दूं? ये मेंस वाला जो अभी वाला क्लास है इसको 8 बजे से 8 बजे से 8 बजे से इसको अगर प्री वाला अच्छा इसको 8 बजे से रखूंगा तो 9 बजे 1 घंटा में मुझको कम से कम तो मैं पढ़ाने लगता हूँ तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब आपने देखा ही है कि मेरे साथ वो नहीं है कि मैं पीडीएफ ला करके आप लोगों को समझा करके हट गया। वो थोड़ा समझाने में मुझको टाइम लगता है, और उस तरह से जब समझ करके रखते हैं ना तो चीजें काफी खुली हुई रहती है, दिमाग खुला रहता है। क्या जी शैलेंदर? ठीक है तो कम से कम 7:45 कर दीजिए। 8 बजे सर लेट हो जाएगा ज्यादा, इधर वेट करते करते उस बीच में ना क्लास रहता है, उस बीच में टाइम रहता है, तो फिर वो टाइम आदमी पढ़ भी नहीं पाता है। क्लास करना है, क्लास करना है। अब 6:30 से 1-2 घंटा वेट करना पड़ता है, क्लास करना है, क्लास करनी है। ज्यादा लेट 7:30 हो और जाएगा। 8:30 में ज्यादा फिर का 9 अंतर बजे नहीं है साक्षी, क्या कोई प्रॉब्लम है बताइए? क्लास है 9:30 के आसपास। तो क्या, क्योंकि तो प्री क्योंकि वाला क्लास तो और लेट हो क्योंकि जाएगा आपका फिर। क्लास 1 घंटा में खत्म होगा नहीं। एक घंटा प्री वाला क्लास फिर 9:30 से हो जाएगा। अगर मान लो मैं प्रॉब्लम तो है सर, मैनेज करना है। नहीं देखो, अगर मैं 8 बजे शुरू करता हूँ कि तो तो फिर लेट से कर दीजिए। हाँ, 9 बजे कर प्री दीजिए, का क्लास कर दीजिए। प्री का क्लास हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं 9:30 बजे से। समस्या है ना सिलेंडर इसमें, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्किंग है, वो आते ही लेट है। बैंक बैंक के स्टूडेंट जी, है, तो अब मैं कल नहीं उनसे मतलब बात करता 7:30 हूँ। बजे टाइम ठीक है, उसे देख लीजिएगा। इसलिए मैंने सोचा कि 7:30 बजे रखता हूँ ना, तो किसी भी तरह मैं जैसे हम लोग के लिए, हमारे लिए तो कंफर्टेबल है, क्योंकि 8 बजे ना। और देखो कल से 7:30 बजे का मतलब 7:30 बजे, आज आप लोगों ने लेट किया है। मैं 7:30 बजे आप लोगों का लिंक ओपन कर दिया था, 7:30 बजे 28 में कर दिया था, 7:28 में। 7:30 बजे हम लोग क्लास शुरू कर लेंगे। 25-26 तक मैं लिंक जी लिंक एक्टिव कर दूंगा, ठीक है। और 2-4 मिनट जो भी बातचीत करना है करेंगे, और 7:30 बजे जी हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? जी 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 सर। ठीक है, कल देखो कल हम शुरू तो करेंगे टाइम का कि पंचुअलिटी रहेगा तो एकदम थोड़ा सा सही हो जाएगा, फिर ज्यादा हाँ, डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे कि संविधान और संविधानवाद। एक क्वेश्चन याद होगा कि संविधानवाद क्या है, बीपीएससी ने पूछा था, देखा था क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं देखा है? संविधानवाद क्वेश्चन जो पूछा था याद है किसी को? कब पूछा अच्छा था? 12 जी सर था। हाँ था सर। तो थोड़ा सा हम शुरुआत वहीं से करेंगे, ठीक है। वो संविधानवाद, वाला याद है, लेकिन वो क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ। तो कुछ चीजें अब देखो, 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन बढ़ा दिया है ना, वो हमारे लिए और स्टूडेंट के लिए अ, एक हेडेक भी है और एक अच्छा भी है। ये सब वो चीजें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले। ये जो सुधार हुआ है ना, अच्छी सुधार है, और ये पहल अरे बहुत वही पहले हो जाना चाहिए था। वही सर 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 6वीं में वही तो मेरा वो स्ट्रेटजी गड़बड़ हो गई। हमने शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा समय लिख दिया, ज्यादा वर्ड में भी लिख दिया, 150-150 पौने 200 वर्ड, और भाई लॉन्ग देखो, टाइप के लिए समय ही नहीं जिस मिल पाया। जिसको थोड़ा बहुत कम लिख पाए, जितना शॉर्ट में लिखना था उतना लॉन्ग में लिख पाए, जिसको पता नहीं जबकि था मालूम उसके था। लिए जिसको पता नहीं था उसके लिए प्रॉब्लम था। आपको मेंस में मैंने क्या बोला था? चिल्ला चिल्ला के बोला था, जी सिलेंडर 5 क्वेश्चन शॉर्ट लिखवाएगा आप लोगों से। बोला था कि नहीं बोला था? जी और 100, मैंने ये भी बोला था कि 100 जी। अरे ये वर्ड सर टॉपिक दे दिया ना, तो 100 वर्ड से समझ नहीं आ रहा। आगे मत बढ़ना, 100 वर्ड से आगे मत बढ़ना। और आप इमोशनल होकर के, मुझे लगता है एक एक क्वेश्चन को 150-150 शब्द में खींच दिए होंगे। मजा आ रहा होगा लिखने में। 150 पौने 200 शब्द में तब तो आपका तो स्वाभाविक ठीक है है, तो कि अभी क्वेश्चन कैसे दे रहा है? वो पेपर के साथ ही क्वेश्चन आंसर कॉपी के साथ ही दे रहा है? क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन पेपर तो मिला ही था। पूछ रहे हो कि आंसर कॉपी के साथ ही क्वेश्चन नहीं साथ ही दे नहीं रहा है? सर,
अभी नहीं था, अभी न तो 6वीं में था ना 6वीं में था, पता नहीं 69 पे अगर इम्प्लीमेंट करता है तो हो सकता है। अगर अगर बोला तो है। अगर ज्यादा आप लोगों को डाउट है तो कल मैं जो 68 मेंस दिया है स्टूडेंट और उसको जोड़ देता हूँ, उनसे एक सेशन रख देता हूँ कि पूछो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या क्या था। और ऐसा नहीं है, देखो मैं ये चीज नहीं बोल रहा, ये मैं बोलना नहीं चाहता कभी दिए भी। नहीं था तो ये दिए है जब ना, हम तो इसे जब जितना डिटेल हमने पढ़ा है, हिस्ट्री का ही मैंने जितना डिटेल पढ़ाया था, कहीं कितना भी कुछ हो जाए क्वेश्चन बियॉन्ड नहीं जाएगा। अब इन लोगों को प्री में मैंने पढ़ाया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपके प्री में भी क्वेश्चन आएगा, मेंस में भी क्वेश्चन आया ही। साक्षी देखा क्वेश्चन आपने? तो आपके जो हिस्ट्री का जो जी सर आया था हिस्टोरिकल वो बैकग्राउंड 58 है, वाला। हाँ 58 वाला, हाँ मिला था। तो वहां पे मैंने केवल इन लोगों को जो प्री का जो क्लासेस लिया है, तो वो उस टाइप, मुझे नहीं, आप लोग तो जानते ही हैं मुझे, उस तरह से मैं नहीं पढ़ाता कि 2-4 पॉइंट लिख लो, पढ़ना है तो डिटेल पढ़ो, भले ही टाइम लगता है। मेरे क्लास का मतलब है कि 1 साल मुझको लोग प्री के लिए दे दें, तो सिविल सर्विसेज चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, के लिए वो एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन हो जाएगा। न्यूज़पेपर और सेल्फ स्टडी करेगा वो तो आराम से क्लियर कर लेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। सर इस बार का यूपीएससी का सीसेट का पेपर तो गजबे बनाया है। बस सी सेट ही नहीं, आपने इसका क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा, जीएस का भी क्वेश्चन देखो ना, उसके जो ऑप्शनल थे, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, ऑप्शंस बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा, जी चिंता मत करो, ये भविष्यवाणी मैंने पहले वो बोला सर है। ऑप्शन, ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा, सतर्क वो रहो। तो वो तो रहा, वो सर वो सब बोल रहा था केवल 1 केवल 2 केवल 3। हाँ, ये ऐसे ऑप्शन आपको बीपीएससी में भी केवल देखने 3 को में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर कुछ 3 क्वेश्चन के। बोल रहा है कि वो तीनों में से मिला के कुछ बोल रहा है, ये कंफ्यूजन। हाँ हाँ हाँ, जी चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। कुछ पूछना है क्या या खत्म करें? ठीक ठीक है सर। ठीक ठीक है, थैंक यू ओके। सर। ठीक है नहीं, जब तक प्रणाम सर। क्वेश्चंस पढ़